आज का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। देखो, क्रिप्टो करेंसी का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के प्रॉज और कॉन्स समझना चाहते हो, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। जैसे कोई भी कंट्री जो है क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाना चाहती। बहुत सारी कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाया। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न है कि इनोवेशन। ये लोग चाहते हैं कि इनोवेटिव आइडिया आए। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आई है वो भी एक इनोवेटिव आइडिया है क्रिप्टो करेंसीज का ही, कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो पहले हम क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करने से पहले बेसिक्स जान लेते हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है। इसका मतलब है कि एक ये प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, देखो ये हमारा एक नोट है, मतलब एक सिक्का है। इसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मगर ये प्रोग्रामिंग को छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो ये एक प्रोग्रामिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्रिप्टो करेंसी जिस पर वर्क करती है उसका उस वर्किंग प्रोसेस का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, कैसे एक ब्लॉक में चेंज आया डिसेंट्रलाइज मैनर में, तो दूसरे ब्लॉक में चेंज आया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें इंटरमीडिएटरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ब्लॉक में आप चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी ले रखी है। अब किसी थर्ड पर्सन को क्रिप्टो करेंसी दी गई तो सारों को पता चल जाएगा कि कोई बंदा और आया है इसमें, जिसे करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी में। तो मैंने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, जिसे छू नहीं सकते, ठीक है, मतलब इंटेंजिबल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, इंटरमीडिएटरी का कोई रोल नहीं है। जब इंटरमीडिएटरी का कोई रोल नहीं है, इसीलिए इसे आरबीआई क्या करना चाहती है, अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में इंक्लूड करना चाहती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इसमें बैंक्स का रोल खत्म हो जाएगा। बैंक्स क्या करेंगी, उन्हें डे टू डे अपडेट नहीं करना पड़ेगा डेटा को, ऑटोमेटिकली हर डेटा अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। तो ये तीन चार चीज़ें हमने क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स के बारे में जाने, और ये चीज़ जानी कि कैसे क्रिप्टो करेंसी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ मुझे याद आ रही है, क्रिप्टो करेंसी की इतनी डिमांड क्यों है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीजन क्या है क्रिप्टो करेंसी की डिमांड का, कि ये लिमिटेड करेंसी है, मतलब ये प्रोग्रामिंग लिमिटेड है। कोई भी नया आदमी क्रिप्टो करेंसी नहीं बना सकता, जितनी ये बना दी गई उतनी है। लिमिटेड का मतलब है नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड है, मतलब मान लो कि कोई भी घर में हमारे सिक्के लिमिटेड होते हैं, तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी भी हमारे यहाँ लिमिटेड है। तो ये चीज़ है कि इसकी डिमांड और सप्लाई में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। और अदर इंपॉर्टेंट चीज, इसका कोई लीगल टेंडर नहीं है। और लीगल टेंडर क्या होता है? देखो, हम क्या है, 5 रुपए का नोट यूज करते हैं, है ये कागज, मगर हमें इतना भरोसा है कि हमारे पास 5 रुपए आ गए, हम कोई भी चीज इससे खरीद सकते हैं। मगर गवर्नमेंट अगर इस लीगल टेंडर को खत्म कर दे, जैसे क्या हुआ था अभी रिसेंटली आपने देखा था, डिमोनेटाइजेशन हुआ। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतने के नोट का लीगल टेंडर खत्म कर रहे हैं, जिन लोगों को जमा करना है वो इतनी तारीख तक जमा कर दें, ठीक है। तो लीगल टेंडर नहीं है इसका। तो लीगल टेंडर ना होने से क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल है, बहुत जल्दी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए कि किस तरह से एडिटोरियल में क्रिप्टो करेंसी का यूज होगा। अब आप ये चीज देख लो, क्या बताया, डिजिटल करेंसी है, जिसे हम वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है, मतलब इसकी सिक्योरिटी, इसकी प्रोग्रामिंग जो कहलाती है वो क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। डिसेंट्रलाइज करेंसी है, मतलब इसको कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए सेंट्रलाइज अथॉरिटी की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर वर्क करती है। मैंने बता दिया कि किस तरह से एक ब्लॉक में तब्दीली होती है तो अदर ब्लॉक में आपको तब्दीली देखने को मिलेगी। अगर कुछ करेंसी बिकी हैं तो वो आप सभी ब्लॉक को पता चल जाएगा कि करेंसी बिकी। तो इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी का रोल खत्म हो जाता। कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी इंस्टीट्यूशन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ बिटकॉइन करेंसी हैं, जैसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब हाउ डज करेंसी वर्क, कैसे वर्क करती है, मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। इसे डिजिटल लेजर कहते हैं। इसको नेटवर्क, इसके बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं, उसके द्वारा मेंटेन किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन वेरीफाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ब्लॉकचेन में आ गया तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन वेरीफाइड हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट फॉर एनी टू
मेंटेन द करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड यूज ऑफ करेंसी और ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड बॉन्ड। मतलब क्या है, ये जो करेंसी है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इसको डिफिकल्ट नहीं है मेंटेन करना। वैसे क्या होता है, जो हमारी करेंसी होती है उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसको इजीली क्या है चुराया जा सकता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मगर डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसको चुराना इतना इजी नहीं है। माइनिंग की जाती है, माइनिंग एक प्रोसेस है चुराने का, उसमें मैथमेटिकल फार्मूलेज बहुत सॉल्व किए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली लगती है, उसे हम जरूर कह सकते हैं कि वो एक चुराने का जरिया है। ठीक है, अब यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल और बिजनेस मस्ट फर्स्ट एक्वायर डिजिटल वॉलेट। मतलब कैसे इसको खोला जाएगा, आप क्या है पहले डिजिटल वॉलेट खोलेंगे, मतलब ये एक प्रोग्रामिंग होगी और पब्लिक प्राइवेट कीज़ मिलेगी। मतलब एक पब्लिक कीज़ होगी जो सभी के पास होगी, एक प्राइवेट कीज़ होगी जो आपके ही पास होगा। इसमें क्या करते हैं, सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। आप एक चीज़ और जान लो, क्रिप्टो करेंसी का क्यों इतना विरोध हो रहा है। देखो मान लो ये क्रिप्टो करेंसी है किसी पर्सन के पास, अब ये मुझे चाहिए तो मैं इस पर्सन को क्या करूँगा, अफीम दे दूंगा, ओपीएम दे दूंगा, तो ये मुझे क्रिप्टो करेंसी दे देगा। अब गवर्नमेंट को ना ये पता चला ये बंदा कौन है जिसने अफीम दी, और ना ये पता चला ये कौन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई नेम तो पता चलता ही नहीं है। तो इसके ये लॉसेस देखने को मिलते हैं। माइनिंग कर सकते हो आपको, तब भी आपको नहीं पता चलेगा। किसी ने क्रिप्टो करेंसी किसी इलीगल ब्लैक मनी से बेच दी, तब भी आपको नहीं पता चलेगा। तो ये सारे लॉस हैं जिसकी वजह से चाइना और रसिया इससे डरते हैं और इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। देखो कल हमने प्रीलिम बूस्टर में देखा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने कहा था कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी किसी कंट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती है। देखो मैंने माइनिंग के बारे में आपको बता दिया कि कैसे मैथमेटिकल फार्मूला और इक्वेशन सॉल्व करके आप क्रिप्टो की माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग का मतलब है प्रोग्रामिंग सॉल्व करिए और आपके पास क्रिप्टो करेंसीज आ जाएंगी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल लेजर होता है। इसमें क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है इसमें। ब्लॉक इन चेन कंटेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ऐसे ब्लॉक हैं। ठीक है, ये आपके पास है, मेरे पास है, रामू के पास है। अब एक ब्लॉक में चेंज हुआ तो सारे ब्लॉक में चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इससे बैंकिंग सेक्टर में बहुत यूज हो सकता है इसका। जैसे मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके में पैसे डाले कुछ, तो सारों को पता चल जाएगा कि इसके में कुछ पैसे डालेंगे। अगर इसने कुछ लोन लिया तो सबको पता चल जाएगा इसने लोन लिया है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं और बैंकिंग सेक्टर में इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या बताया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी इंश्योर नो सिंगल एंटिटी। वही बात की गई है कि कोई सिंगल एंटिटी कोई भी डेटा डिलीट नहीं कर सकती, सबकी विल की जरूरत पड़ेगी, हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी है और ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, ब्लॉकचेन इज अ फाउंडेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, मगर इसको हम पोटेंशियल यूज कर सकते हैं डिजिटल करेंसी के अलावा। यही कहना चाह रहा है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज किया जा सकता है। अब लीगल स्टेटस क्या है क्रिप्टो करेंसी का, इंडिया में लीगल स्टेटस का कोई अभी पता ही नहीं है, फ्लक्स है। मतलब ना तो इसे लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है, ना इलीगल ठहराया गया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले वार्निंग दी थी इन्वेस्टर को कि इसका कोई भी लीगल टेंडर नहीं है और ये इन्वेस्टर को बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। मगर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, स्टक डाउन कर दिया इस बैन को आरबीआई के और कहा ये एक डिजिटल करेंसी है, पर्टिकुलर पर्सन इसे खरीद सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। ठीक है, अब 2022 में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने बजट में बताया कि वर्चुअल डिजिटल करेंसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, मगर इस पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, मतलब अगर आप वर्चुअल डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हो, आपके मोबाइल वॉलेट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी है, तो गवर्नमेंट आप पर 30% टैक्स लगाएगी इसके ट्रांजेक्शन पर। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है पैनल जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होगा, जिसमें हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज़ करेंगे। आप ये चीज़ अच्छे से जान लो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी एक ट्रायल फेज में है। ठीक है, CBDT ये एक प्रोग्रामिंग है, 1-to-1 सिस्टम है। मतलब क्या है कि अगर आप डिजिटल करेंसी चाहते हैं तो आप अपने पैसे 100 रुपए के जरिए 100 डिजिटल करेंसी पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का है, 1-to-1 ट्रांजेक्शन है, 1-to-1 आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब मन हो आपका तो वो CBDT को जब भी मन हो आप उसे CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जब भी मन हो आप उसे फिएट करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जिसकी वैल्यू कम होती है, मगर लीगल टेंडर होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है। जैसे 5 रुपए का नोट, इसकी कागज की वैल्यू जरा सी है मगर 5 रुपए माना जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अदर इंपॉर्टेंट चीज क्या जान लो, ये
एक लीगल टेंडर है। तो लीगल टेंडर होने की वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीबीडीसी जो है ये भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगा, ठीक है। अब एल सल्वाडोर अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी लीगल किसने की थी, तो अल सल्वाडोर एक कंट्री है, उसके द्वारा इसको लीगल किया गया। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये ओनली 2 कंट्री हैं जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी करार दिया। मतलब वहाँ पर लीगल करेंसी है, आप इसके ज़रिए ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। क्या है, रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट यूज ऑफ सर्टेन क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन। मैनी कंट्री क्या कर रही हैं कि इसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं और रेगुलेट कर रही हैं। जापान और कोरिया भी इसको रेगुलेट कर रहे हैं, जबकि चाइना और रसिया ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लॉस पहुंचा सकता है। जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने भी रिकॉग्नाइज किया है बिटकॉइन को लीगल मीन्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, पेमेंट की तरह। अब चैलेंजेस क्या हैं बिटकॉइन के, आप चैलेंजेस देख लो, आपको चैलेंजेस देखना बहुत जरूरी है। वोलेटाइल, मैंने आपको बताया ये लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर ना होने से वोलेटाइल भी है ये। दूसरी चीज़ क्या मैंने आपको बताई थी, ये लिमिटेड नंबर में है, तो कोई भी अगर बेचता है तो बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट में क्या है, कम वोलेटिलिटी होती है, मगर क्या होती है, ये हाईली वोलेटाइल है। कभी भी इसके प्राइस बहुत गिर जाते हैं, कभी भी प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों होता है, लोग अपनी ब्लैक मनी से ये खरीदते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ कंट्री में, तो इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। रेगुलेशन, आप जानते हैं इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर भी कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए भी ये चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। सिक्योरिटी, हैकिंग की अटैक है कि आप जो इसे यूज़ कर रहे हैं, आप पर हैकर ने अटैक कर दिया, आपका पासवर्ड उसवर्ड सब ले लिया, तो कोई भी सिस्टम नहीं है कि आपको वो दोबारा से दिलवा सके, क्योंकि ऐसा कोई उसमें प्रोसेस ही नहीं है, कोर्ट्स की प्रोसेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस नहीं है, तो आपका सारा का सारा फंड चला जाएगा। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ देखी, वोलेटिलिटी है, रेगुलेशन नहीं है, और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। एडॉप्शन क्या है, मतलब पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ रही है मगर इसका एडॉप्शन रेट बहुत कम है। एडॉप्शन रेट वन ऑफ द मेन रीजन है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही। अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर दे अभी, तो बहुत तेजी से एडॉप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इसके रेट बहुत हाई चले जाएंगे, ठीक है। स्केलेबिलिटी नहीं है। क्या स्केलेबिलिटी, डिफिकल्ट फॉर द टेक्नोलॉजी टू हैंडल ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि इसके द्वारा लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे हैंडल किए जाएंगे कोई पता ही नहीं है। एनर्जी कंजम्पशन, आप माइनिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है इसको माइनिंग करने में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के लॉस देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या है कि लीगल स्टेटस में क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए, और स्टेबल इन्वायरमेंट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के लिए, ताकि बिजनेसमैन और इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकें इसमें। जब लीगल स्टेटस होगा तो इसकी सारे ट्रांजैक्शन पर देखरेख रखी जाएगी, सिक्योरिटी बनाई जाएगी, साइबर थ्रेट से बचाया जाएगा, ये सब चीज़ें इसको प्रोवाइड की जाएंगी। पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू एम्ब्रेस द न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट फेवरेबल एनवायरनमेंट, मतलब क्या है, जैसे अल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने इसे रिकॉग्नाइज किया है, लीगल टेंडर दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इससे जो इनोवेशन आ रहा है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इमर्ज होकर आई है, इसलिए इनोवेशन के दम पर ही क्या है, बहुत सारी गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रही है, तो उसको बैन नहीं लगा रही। आरबीआई ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, ये भी एक जो है क्रिप्टो करेंसी से निकली हुई है, और इसे सीबीडीसी में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बताया, लॉन्चिंग क्रिप्टो करेंसी विद स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन फ्रेमवर्क कैन इंश्योर प्रॉपर प्रिवेंट, मतलब वही चीज़ ऊपर जो बताई है वही इन्होंने नीचे बताई है कि आप स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाते हैं तो फ्रॉड से प्रिवेंट करेगा, इलीगल एक्टिविटी को बचाएगा, और रेस्ट्रिक्शन, क्रिप्टो करेंसी पर जो रेस्ट्रिक्शन लगने वाला है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज अ गुड एंड एसेट क्लास, मतलब क्रिप्टो करेंसी को क्लासीफाई करना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर की तरह इसे लेना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ठीक है। अब ये आर्टिकल हमने क्रिप्टो करेंसी के प्रॉज एंड कॉन्स देख लिए, मैंने क्रिप्टो करेंसी का बेसिक बता दिया किस पर वर्क करती है। अब आप प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक पायलट बेसिस पर आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है रिटेल सेगमेंट में, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगी। ये पेपर करेंसी की तरह वर्क करेगी, आपका जब मन होगा तो इसे पेपर में बदल लेना, जब मन होगा आप डिजिटल में बदल सकते हैं। इसका लीगल टेंडर है, सेंट्रल बैंक के द्वारा लीगल टेंडर, सेम एज फिएट करेंसी है, 1-to-1 विद फिएट करेंसी, मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक सीबीडीसी देकर ₹1 ले लें तो आप इससे ले सकते हैं। डिजिटल करेंसी रिफर टू डिजिटल वर्जन ऑफ इंडियन रूपी विच आल्सो नोन डिजिटल रूपी और ई रूपी, इसे डिजिटल रूपी और ई रूपी के नाम से जाना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।